बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन E1 और E2 को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो हमने लास्ट टाइम जब एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे थे तो E1 और E2 को डिफरेंशिएट करने के लिए सिंपल मेथड स्टडी ऑफ काइनेटिक्स डिस्कस किया था। ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक्स यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन E1 और E2 को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसका सिंपल सा मेथड हमने ये डिस्कस किया था कि यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन E1 टू स्टेप रिएक्शन है। इसका फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है जिसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं, और ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इस फर्स्ट स्टेप पर डिपेंड करता है। और फर्स्ट स्टेप में सिर्फ सबस्ट्रेट ही इन्वॉल्व है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है, जबकि इसमें जो दूसरी स्पीशी इन्वॉल्व होती है बेस, वो सेकंड स्टेप में इन्वॉल्व होता है। बेस की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेट ऑफ रिएक्शन सिंपल सबस्ट्रेट पे इफेक्ट करता है, और बेस की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो इस तरह के मैकेनिज्म को हम E1 या यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म का नाम दे सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जब हम बायोमोलिकुलर रिएक्शन की बात करते हैं, बायोमोलिकुलर रिएक्शन क्योंकि सिंगल स्टेप होता है, ऑल द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ऑल द बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन द सिंगल स्टेप। तो इस केस में दोनों स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं, बेस और सबस्ट्रेट, और बेस की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे भी फर्क पड़ता है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन चेंज करने से भी रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेस और सबस्ट्रेट के। तो यहीं से डिफरेंस आ जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन चेंज करने से इफेक्ट हो तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन बेस और सबस्ट्रेट दोनों की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो तो उस तरह के मैकेनिज्म को हम बायोमोलिकुलर या E2 मैकेनिज्म का नाम दे सकते हैं। अब हम हमारे पास एक और मेथड भी है जिसे हम काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट का नाम देते हैं। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट एक सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है जिसे हम सिंपल वे में समझने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करते हैं जब स्पीशी के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। इसके दूसरे स्टेप में हम इस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के हैवी आइसोटोप ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर देते हैं, और देन रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड, तो हमारे पास एक रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, और दूसरा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन किया जाता है जिसमें ड्यूटेरियम जो कि हाइड्रोजन का हैवी आइसोटोप है वो अटैच होता है। जनरली जब हम इन दोनों आइसोटोप की बात करते हैं, हाइड्रोजन वर्सेस ड्यूटेरियम, तो हाइड्रोजन लाइटर आइसोटोप है जबकि ड्यूटेरियम हैवी आइसोटोप है। हाइड्रोजन की रिमूवल इजी है क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूल है, इजीली रिमूव हो जाएगा। ड्यूटेरियम के लिए, ड्यूटेरियम को रिमूव करने के लिए एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होगी क्योंकि ड्यूटेरियम हैवी आइसोटोप है। तो यहाँ से हम सिंपल वे में कंक्लूड ये करते हैं कि इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करते हैं जब हाइड्रोजन अटैच होता है, और रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करते हैं व्हेन ड्यूटेरियम अटैच होता है, तो इनकी हम रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ से कंक्लूड ये करते हैं कि जब भी रेट ऑफ रिएक्शन, जब भी हाइड्रोजन की इन्वॉल्वमेंट रेट डिटरमिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच डिफरेंट होगा, हाई होगा टू दैट ऑफ व्हेन ड्यूटेरियम इज अटैच। ड्यूटेरियम हैवी आइसोटोप होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देगी। ये उस सूरत में पॉसिबल होगा जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रेट डिटरमिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व है। अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रेट डिटरमिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व नहीं है तो तब मर्जी आप हाइड्रोजन को हैवी आइसोटोप से रिमूव कर जाएं, रिमूव करते जाएं, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्योंकि हमारे पास E1 E2 दो ऐसे रिएक्शन हैं
कि हम जब बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन की बात करते हैं तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही स्टेप है, और इसी स्टेप में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। तो जब हाइड्रोजन अटैच होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, और जब ड्यूटेरियम अटैच होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। जब हम इन दोनों के दरमियान रेशियो फाइंड आउट करते हैं, के एच रेट कांस्टेंट व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच टू दैट ऑफ के डी व्हेन ड्यूटेरियम इज अटैच, के एच ओवर के डी जब डिटरमिन करेंगे तो इसकी वैल्यू 4 to 5 टाइम आएगी। जब भी के एच ओवर के डी की वैल्यू 4 to 5 टाइम आए तो हम इसे कह सकते हैं कि इसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट मौजूद है, और ये प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होता है जो इस बात को कंफर्म करता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व हुई है। तो जब भी हाइड्रोजन की रिमूवल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होगी तो के एच ओवर के डी की वैल्यू 4 to 5 आएगी। ऑन दी अदर हैंड जब हम इसके यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करते हैं तो उसका हम मैकेनिज्म जरा देख लेते हैं। ये टू स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है और रेट ऑफ रिएक्शन इसी फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। तो अब जब इसको देखते हैं तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व नहीं है, हाइड्रोजन सेकंड स्टेप में रिमूव होता है। तो जब हम हाइड्रोजन को हैवी आइसोटोप ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर देंगे तो क्योंकि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ही नहीं, तो चाहे हाइड्रोजन को हैवी आइसोटोप से रिमूव कर दें तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में जब हम रेशो फाइंड आउट करते हैं के एच ओवर के डी तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन को हैवी आइसोटोप से रिमूव करने से ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ये कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व नहीं है। तो इसकी बेस पे हम E1 और E2 को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि E1 रिएक्शन में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता, जबकि E2 रिएक्शन में प्रोनाउंस्ड काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होता है। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट वाज E1CB mechanism, unimolecular conjugate base stabilized elimination reaction। इसको हम देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है। E1CB stands for unimolecular conjugate base stabilized elimination reaction। अगर हम इन दोनों मैकेनिज्म को जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन या बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इन दोनों में होता यह है कि यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन में लिविंग ग्रुप जो हैलोजन है वो फर्स्ट एलिमिनेट हो जाता है, और E2 mechanism all the bond formation, all the bond breaking takes place simultaneously in the single step। तो इस तरह हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड करता है। अब इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन में थर्ड पॉसिबिलिटी ये होती है कि बाई सम हाउ बेस इस हाइड्रोजन को पिक कर ले। इसी तरीके से एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो इस लिविंग ग्रुप के निकलने की बजाय ये भी एक टू स्टेप मैकेनिज्म होता है, ये हैलोजन के निकलने की बजाय बेस इस हाइड्रोजन को पिक कर ले। जैसे ही ये हाइड्रोजन विद पॉजिटिव चार्ज लीव करेगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि ये कार्बन आयन प्रोड्यूस हो जाएगा। ये एक फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन होगा। दूसरे स्टेप में नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम का नेगेटिव चार्ज रिवर्ट बैक होगा, लिविंग ग्रुप को डिस्प्लेस कर देगा, जिसके रिजल्ट में हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ओवरऑल जब हम फर्स्ट स्टेप से प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इंक्रीज हो रही है, तो एलिमिनेशन हुई है। जस्ट इसमें जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप है वो डिफरेंस हो सीक्वेंस ऑफ स्टेप जो है वो डिफरेंट हो जाता है कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटॉन एलिमिनेट होता है, कंजुगेट बेस बनता है, देन एलिमिनेशन होती है, हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है। जहाँ पे सिंपल वे में क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है कि बेस फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन को क्यों पिक करती है, तो इस E1CB में बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि इस बीटा हाइड्रोजन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मौजूद होता है जो
इस हाइड्रोजन की रिमूवल को फैसिलिटेट करता है, जिसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, और उस केस में जो है ना ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबलाइज होने की वजह से हाइड्रोजन की रिमूवल होती है। तो आइए हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बीटा कार्बन है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है। तो E1 E2 मैकेनिज्म के थ्रू इस रिएक्शन को प्रोसीड होने के साथ साथ इसमें पॉसिबिलिटी ये होती है कि बेस इस हाइड्रोजन को पिक करता है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम कार्बेन आयन प्रोड्यूस होता है। कार्बेन आयन कार्बोनिल कार्बन के साथ इन कंजुगेशन होता है, और हम इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से लिख सकते हैं। इस केस में नेगेटिव चार्ज कार्बन पे मौजूद है, और जो दूसरा हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं तो नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन पे मौजूद है। According to rules of resonance, whenever negative charge is on more electronegative atom, the structure is more stable. When we talk about the stability of these two structures, तो ये वाला structure हमारे पास more stable structure होता है, और इसकी यही वजह है कि हाइड्रोजन की रिमूवल जो है वो फैसिलिटेट हो जाती है, क्योंकि हमारे पास ये स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट बन रहा है। ऑन दी अदर हैंड, जब हम इस स्टेप की बात करते हैं तो ओवरऑल जनरली अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो ये एक एसिड बेस रिएक्शन है। बेस प्रोटॉन को पिक कर रही है, और ये स्पीशी जो है प्रोटॉन डोनेट कर रही है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक एसिड बेस रिएक्शन है। व्हेन वी टॉक अबाउट काइनेटिक्स, तो हमेशा एसिड बेस रिएक्शन जो है वो फास्ट रिएक्शन होते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है वो फास्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन रिवर्ट बैक होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, और कार्बन टू हेलोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, या हम ये कह सकते हैं ये जो अल्कीन बन रहा है इसके नेबरहुड में इसको स्टेबलाइज करने के लिए इसको स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है। तो इस तरीके से ये इसका जो मैकेनिज्म है वो प्रोसीड करता है, और जो सेकंड स्टेप है इस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन होगा। तो सेकंड स्टेप के स्लो स्टेप, हाँ सेकंड स्टेप जो क्योंकि स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन है, और ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सेकंड स्टेप पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो कैनेटिक्स हमने डिस्कस की है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और जो हमने मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन किया था वो भी क्लियर हो जाएगा। काइनेटिक्स जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। स्लो स्टेप हमारे पास सेकंड स्टेप स्लो स्टेप है, तो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन आयन। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कार्बन आयन हमने रिएक्टेंट के तौर पर यूज ही नहीं किया, क्यों? कार्बन आयन इंटरमीडिएट के तौर पर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ है। अब कार्बन आयन की फॉर्मेशन इनडायरेक्टली एसिड बेस रिएक्शन पर डिपेंड कर रही है, जिसमें हमारे पास सबस्ट्रेट और बेस इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बेस एंड सबस्ट्रेट। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये वाला हमारा कार्बन आयन होगा, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो इनडायरेक्टली सबस्ट्रेट और बेस पे डिपेंड करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कार्बन आयन है इसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट और बेस पे इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो इक्वल साइन लगाएंगे, साथ ही के सबस्ट्रेट और बेस। तो इस पर्टिकुलर केस में जब हम इसकी काइनेटिक स्टडी करते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन चेंज करने से चेंज हो जाता है, और रेट ऑफ रिएक्शन बेस की कंसंट्रेशन चेंज करने से भी चेंज हो जाता है। क्यों? कि हमारे पास जो कार्बन आयन है वो इंटरमीडिएट के तौर पर प्रोड्यूस होता है। तो हम इस केस में ये ऑब्जर्व करते हैं, जो काइनेटिक्स हैं वो ऑब्जर्व करते हैं बायोमोलिकुलर वाली, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट और बेस पे डिपेंड करता है।
अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है कि हम इसको, हमारे पास क्या एविडेंस है कि ये जो रिएक्शन है वो, क्योंकि काइनेटिक्स को हम देखते हैं तो काइनेटिक्स तो हमें बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन की ही फॉलो होती हुई लगती है, और हमें ये कैसे पता चला कि इसमें हाइड्रोजन की रिमूवल इसमें इन्वॉल्व हो गई है। तो जब हम, अब हमने जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अभी हमने डिस्कस किया था काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, उसको जब स्टडी करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक बात क्लियर हो जाती है कि जो सेकंड स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है। और इस केस में देखना ये है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इस सेकंड स्टेप में इन्वॉल्व नहीं है। व्हाट अबाउट जब हम हाइड्रोजन को इसके हैवी आइसोटोप के साथ रिप्लेस कर देंगे तो काइनेटिक्स पे क्या इफेक्ट होगा? आई थिंक कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व नहीं है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व है जो कि एसिड बेस रिएक्शन है। और जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व नहीं है तो जब हम हाइड्रोजन को हैवी आइसोटोप के साथ रिप्लेस कर दें तो के एच ओवर के डी की रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी जो काइनेटिक्स है, इसकी जो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट है वो यूनिमोलिकुलर वाला आ जाएगा कि हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जबकि हम इसकी दूसरी जो काइनेटिक स्टडी करते हैं वो बाई मॉलिक्यूलर वाली हैं। तो हम इस तरह से ई वन सी बी को ई टू से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, और ई वन सी बी को ई वन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक्स के रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट और बेस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जब हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलरिटी को हमने ऐसे डिफाइन किया था कि नंबर ऑफ स्पीशीज अंडरगोइंग ए चेंज इन कोवैलेंसी इन द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये सेकंड स्टेप हमारा जो है वो स्लो स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, इसमें सिर्फ एक स्पीशी इन्वॉल्व हो गई है। तो इस वजह से ये वाला जो रिएक्शन है ये यूनिमॉलिक्यूलर होगा। तो यूनिमोलिकुलर होने की वजह से हम इसे E1CB का नाम देते हैं, यूनिमोलिकुलर कंजुगेट बेस स्टेबलाइज्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन की तीन टाइप्स आ जाती हैं, E1, E2, E1CB। E1, E2 को डिफरेंशिएट करने के हम डिफरेंट मेथड पहले डिस्कस कर चुके हैं। E1CB को E1 से डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसकी काइनेटिक्स देखते हैं। काइनेटिक्स इसकी काइनेटिक्स इसकी यानी रेट ऑफ रिएक्शन बेस पे भी डिपेंड कर रहा है और सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड कर रहा है, जबकि यूनिमॉलिक्यूलर में रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। और जब हम इसका काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट देखते हैं तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इसका कोई नहीं होता। जब हम इसको बाईमॉलिक्यूलर के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन में प्रोनाउंस्ड काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होता है, जबकि E1CB में कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इस तरह से तीनों रिएक्शंस को हम डिफरेंट वे से आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नॉर्मली इसके जो जितने भी रिएक्शंस हमारे पास होंगे उसमें ये होगा कि ये जो बीटा हाइड्रोजन है इसके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इसकी कोई भी एग्जांपल ले लें कि ये जो फॉर एग्जांपल ये वाला हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद है। बेसिक रिक्वायरमेंट इसकी यही है कि बीटा हाइड्रोजन के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मौजूद होगा। तो इस वजह से ये इस तरह के जो रिएक्शंस हैं वो टेक प्लेस होते हैं। मेरा ख्याल है यू हैव गॉट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन।